हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं समानता का अधिकार। ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर चल रहा था, एम लक्ष्मीकांत जी की जो बुक पढ़ रहे हैं पॉलिटी की, तो उसमें हमारा क्या चैप्टर चल रहा था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है। तो इसके कुछ जो पॉइंट्स थे वो हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और यहाँ पर बीच में थोड़ा काफ़ी लंबा गैप हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अब हमारे जो 6 अधिकार हैं उनको अलग अलग तरीके से, कि किसमें क्या क्या बातें कही गई। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था वो था समानता का अधिकार। तो इसमें आपको जो ये स्लाइड में दिख रहा है जैसे नोट्स, एज इट इज ऐसे ही लिख लेना है। कुछ पॉइंट मैं अलग से भी ऐड कराऊंगी, उसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं समानता का अधिकार, तो सबसे पहले जो भी आप में से आर्टिकल्स के वीडियो देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे पूरा अच्छी डिटेल से समझा दिया है, सारे आर्टिकल्स अलग अलग करके कि किसमें क्या बात की गई है। तो इसमें आपको पता होगा, बिल्कुल रट गया होगा कि आर्टिकल 14 to 18, राइट। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है। तो इसमें हम जानेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या क्या बातें हैं, आर्टिकल 18 में क्या क्या बातें हैं, आर्टिकल 17, 15, 16 इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। तो ये हम बात करें यदि हम, तो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से है, और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया था। ठीक है। विधि मतलब क्या होता है, कानून होता है। तो इसमें क्या बात की गई है कि कानून के समक्ष सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, और सबके जो भी विधियों का क्या होना चाहिए, संरक्षण भी समान रूप से होना चाहिए। और हम लोग एनसीईआरटी में लगातार उसमें पढ़ ही रहे हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है न्यायपालिका न्याय व्यवस्था, उसमें अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं कि कैसे कानून बनता है, कैसे समानता मिलती है कि नहीं मिलती है। तो वहाँ पे आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इसमें क्या बात की गई है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, राइट। और ये दोनों ही आपको लिख लेना है कि एक अमेरिका से है, एक ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो आर्टिकल 14, इसमें क्या बात की गई है कि आर्टिकल 14 के अनुसार जो राज्य भारत क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होगा। ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले डालोगे आर्टिकल 14, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य भारत क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, ठीक है, आप एम लक्ष्मीकांत जी की बुक उठा के देखिए, वहाँ पे पूरा बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन टोटल इसका सार यही है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारत का हो चाहे ना हो, उसको सबको क्या होगा कि समान अधिकार प्राप्त होगा। यहाँ पे सीधे साफ तौर पे लिखा गया है कि चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, ठीक है, सब पर यह अधिकार क्या होगा, लागू होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो कि विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन जो समानता का अधिकार है वो विदेशियों पर भी लागू होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट करोगे, आर्टिकल 14 जिन्होंने लिखा है उनके लिए नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा है तो आर्टिकल 14 में जो कुछ और बातें हैं उनको आप नोट कर लीजिए। तो आर्टिकल 14 में क्या बातें कही गई थी कि न्याय की समानता, ठीक है, विधि के समक्ष यानी कि न्याय का अधिकार जो है, तो आप ऐसे लिखोगे आर्टिकल 14, देन उसके आगे आप लिखोगे न्याय की समानता, और इसके अपवाद में आपको लिखना है। ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये जो अपवाद लिखवा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपवाद में आपको क्या लिखना है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद और विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार मिलते हैं। तो यानी इसमें सबको समान अधिकार है, लेकिन अपवाद स्वरूप राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, संसद और विधानमंडल के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार देने का प्रावधान है। ठीक है। तो अब ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो सबके लिए इक्वल है। कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जिनके लिए कुछ अलग से अधिकार जो दिए गए हैं, तो उनमें कौन कौन से सदस्य आते हैं इनको आपको नोट करना है।
अब इसके बाद हम आगे की बात करें तो आर्टिकल 15 भी यहीं पे आप ऐड कर लो। हालांकि मैं लिखवा चुकी हूँ, जिन्होंने लिखा मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं लिखे हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप यहीं पे क्या करोगे, आर्टिकल 15 करके, जैसे आपको ये दिख रहा है आर्टिकल 15 डालोगे, ठीक है, या अनुच्छेद 15 डाल के आपको आगे लिखना है। सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, मूल, जाति, लिंग, या कि हम बात करें तो इसको आप लिख सकते हो धमजल, ठीक है। धमजल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने लिखा धर्म हो गया, मूल हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, ठीक है। तो तथा वेशभूषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस में बात की गई है, आर्टिकल 15 में बात की गई है। देन आप आगे डालोगे आर्टिकल 50 का 4, ठीक है। यानी कि जैसे हम बताए थे आपको पहले भी कि आर्टिकल जितने भी हैं हमारे, उनमें से आर्टिकल की जो संख्या है, तो जैसे 15 है, 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, ऐसे इनको इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है एक आर्टिकल जो हमारा है आर्टिकल 15(4) है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, कोष्टक में 4 लिखना है, या आप घा लिख सकते हो या 4 लिख सकते हो। इसके अंतर्गत क्या बात की गई थी कि महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है, इसलिए इसको आपको लिखना है। इसके आगे आप क्या लिखोगे, इसके तहत महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो कभी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है, या आर्टिकल 15(4) के तहत क्या बात कही गई है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 आप डालोगे, आर्टिकल 16, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें आपको लिखना है अवसर की समानता, धमजल, यानी धमजल का मतलब जो मैंने अभी बताया, तो आप लिख लीजिए कहीं पे, या पूरा आप लिख लीजिए, सही रहेगा, धर्म, मूल, जाति और लिंग, ठीक है। तो आर्टिकल 16 में मतलब अवसर की समानता, कि कहीं भी आपको कोई यदि वैकेंसी निकल रही है, कहीं भी कोई जो भी हो रहा, हर एक चीज़ में आपको समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना। और उसके बाद आप एक और डालोगे, आर्टिकल 16 की ये बात हुई। दिन उसके बाद आर्टिकल 16 का 4 है, जैसे 15 का 4 है वैसे 16 का भी 4 है। और इसमें बात की गई थी कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर पिछले वर्गों को संरक्षण का अधिकार, ठीक है। अभी 2019 में काफ़ी चर्चा में था कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया, ठीक है। जो 10% का आरक्षण जनरल वालों के लिए लाया गया था, वो आर्टिकल 16 में ही संशोधन करके लाया गया था। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आर्टिकल 16 का 4 जो है, इसमें क्या बात कही गई है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर पिछले वर्गों का संरक्षण का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि पिछले वर्गों के संरक्षण के अधिकार है कि अब पिछले वर्ग का मतलब है कि जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, इनको क्या दिया जाएगा, मतलब कि आरक्षण का एक अलग से प्रावधान दिया जाएगा। जैसे अभी आपको पता है कि जो 10% का आरक्षण लाया गया है जनरल वालों के लिए, उसमें क्या बात कही गई है कि आर्थिक आधार पे, यानी कि जो भी व्यक्ति आर्थिक आधार पे पिछड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसको यह आरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 15 का 4 में क्या बात की गई है, देन आर्टिकल 16 में क्या है, और आर्टिकल 16 का 4 जो है, ये जो आर्टिकल्स के सब आर्टिकल होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि 16 का 1, 16 का 2, 16 का 4, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं और इसलिए हमको ये याद रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप अब ये भी समझ रहे हैं, यदि आपको ये पता है तो आप जब भी न्यूज़ सुनेंगे कि संशोधन किया जा रहा है, ठीक है, कि कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है, किसी भी आर्टिकल में संशोधन किया जा रहा है, वो कौन सा आर्टिकल था जिसमें संशोधन किया जा रहा है, आपको याद होगा, फटाक से आपके माइंड में आएगा कि हाँ 16 का 4 था, जिसमें बात की जा रही थी कि सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक आधार पे किसी को भी हम संरक्षण दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में आप सबको पता होगा कि अस्पृश्यता को संविधान की कोई भी मतलब इसमें बात करें तो छुआछूत के अंत के बारे में बात की गई है, ठीक है। और आर्टिकल 18 में बात की गई है उपाधियों का अंत।
तो आर्टिकल 17 में क्या लिखोगे आप लोग? बिल्कुल ऐसे हेडिंग डाल के आपको लिखना है, एक तरफ आर्टिकल लिखना है और एक तरफ आपको लिखना है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, यानी अनटचेबिलिटी का जो है वो अंत कर दिया गया कि इसमें छुआछूत का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 18 में बात की गई या अनुच्छेद 18 में बात की गई है उपाधियों का अंत, ठीक है, कि जैसे उपाधियों का अंत का मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे क्या होता था पहले, केसर ए हिंद की उपाधि, महात्मा की उपाधि, अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे उपाधियां दी जाती थी। महात्मा गांधी को कई सारी उपाधियां दी गई और भी ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको उपाधियां दी गई थी, ठीक है। और यहाँ से भी आप किसी को भी कह देते हो थानेदार, कुछ भी जो भी आप उपाधि देना चाहते हो, तो उपाधियों का अंत, आप किसी को भी उपाधि नहीं दे सकते हो और यदि कोई आपको उपाधि दे रहा है तो आप ले भी नहीं सकते हो, ठीक है। ये हमारे संविधान के खिलाफ है और ये किस में बात की गई है? आर्टिकल 18 में। हालांकि आप ऐसे अपने फ्रेंड में दे सकते हो क्योंकि वो इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन यदि आप एक राष्ट्रीय स्तर पे दे रहे हो या आपको मिल रही है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपनी उपाधि धारण करें, ठीक है। और ना ही कोई आपको दे सकता है, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता क्योंकि हमारे संविधान में अब उपाधि का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया है। तो आर्टिकल 18 में क्या बात की गई है? उपाधियों के अंत के बारे में। अब हम आते हैं विधि का शासन, ठीक है। विधि के शासन में क्या बात की गई थी कि न्यायवादी मतलब कि एवी डायसी का मानना है कि विधि के समक्ष समानता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है, ठीक है। तो ये कौन है? यानी कि जस्टिस एवी डायसी का मानना था कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। उसके बाद इन्होंने 3 अवधारणाएं भी प्रस्तुत की थी। तो इनमें से जो पहली अवधारणा थी इच्छा शक्तियों की अनुपस्थिति है और दूसरी थी विधि के समक्ष समता आवश्यक है और व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता है, ठीक है। तो इसमें हालांकि बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है। वो क्या याद रखना है? कि इच्छा शक्तियों की अनुपस्थिति, विधि के समक्ष समता मतलब समता आवश्यक है, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, ठीक है। तो जो इन्होंने 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की थी, तो ये 3 अवधारणाएं यदि पूछा जाता है तो आप बता देंगे कि इच्छा शक्तियों की का अनुपस्थिति, विधि के समक्ष समता आवश्यक, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे समता के अपवाद के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। हालांकि अब इतना ज़्यादा गैप नहीं होगा जितना हो चुका है, कुछ इंपॉर्टेंस वर्क था सो इसलिए मुझे इतना गैप करना पड़ा। अब हम लोग प्रॉपर रेगुलर तरीके से पढ़ाई करेंगे क्योंकि अभी ये जो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है उसको अच्छे तरीके से और जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी करना है, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप सभी पढ़ते रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो।